कार्रवाई चली है मीमांसा जी, और एनआईए की तरफ से कहा गया कि ये सीधे तौर पर मामला बनता है कि पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर यासीन मलिक फंडिंग जुटा रहा था, कश्मीर में अलगाववादी ताकतों को वो फंडिंग दे रहा था, और पाकिस्तान की एजेंसियां और यासीन मलिक दोनों का एक साझा मकसद था कि कश्मीर को कैसे भारत से अलग कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इसी के मकसद से, कश्मीर में अशांति फैलाने के मकसद से तमाम जो अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी उसमें यासीन मलिक शामिल रहा है। जिन धाराओं के तहत कोर्ट ने दोषी करार दिया है मीमांसा जी, उसमें 121 और सेक्शन जो 16 है जिसमें पनिशमेंट का जिक्र किया गया है, ये वो धाराएं हैं जिनके तहत अधिकतम फांसी की सजा हो सकती है। तो एनआईए की तरफ से ये कहा गया है कि अधिकतम फांसी की सजा होनी चाहिए। हालांकि जो अमेरिकस क्यूरी थे इस पूरे मामले को लेकर के, उनका ये अखंड प्रताप सिंह, उनका ये कहना था कि यहाँ पर ये देखना होगा कि यासीन मलिक ने हथियारों को छोड़ करके एक सक्रिय रणनीति पे अपना कदम रखा है, तो उसकी जो अप्रोच रही है वो रिफॉर्मेटिव रही है, लिहाजा कोर्ट जब सजा पर ऐलान करे तो सजा में रियायत बरते। खुद यासीन मलिक को भी अपनी बात रखने का मौका मिला कोर्ट में, और उसने ये कहा कि थोड़ा सा इसके लीगैलिटी पर जाऊंगी, क्योंकि हम जिस केस की बात कर रहे हैं, जिस टेरर फंडिंग की बात कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर अगर दर्शकों की क्लैरिटी के लिए उन्हें और सरल भाषा में समझाने के लिए बात की जाए तो वो जो टेरर फंडिंग थी उसमें कहा जा रहा है लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इसके अलावा जैश ए मोहम्मद, ये ऐसे टेरर आउटफिट्स थे जिनकी फंडिंग की बात इस केस में की जा रही है। अभी आपने सेक्शंस का जिक्र किया, दर्शकों की और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली जो सेक्शन 16 था यूएपीए का टेररिस्ट एक्ट, सेक्शन 17 रेजिंग फंड्स फॉर टेररिस्ट एक्ट, सेक्शन 18 कॉन्स्पिरेसी टू कमिट टेररिस्ट एक्ट, सेक्शन 20 ऑफ यूएपीए। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, डिटेल में से अरविंद से इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ समझना आपके लिए जरूरी है। यासीन मलिक के वकील ने क्या कहा है वो सुनवा। यासीन मलिक ने क्या कुछ कहा कोर्ट में? यासीन मलिक ने बेसिकली कहा था कि 28 ईयर्स का मेरा जो है करियर रहा है पॉलिटिकल, एंड मैं हमेशा से जो है नॉन वायलेंट पॉलिटिकल लीडर रहा हूँ इंडिया में, और आई हैव वर्कड विद 7 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, जिसमें से जो है आई के गुजराल से लेके अटल बिहारी वाजपेयी तक मैंने काम किया है, और अटल बिहारी वाजपेयी ने मेरे को जो है पासपोर्ट तक दे दिया था, ठीक है। फिर देन ही टोल्ड कि आई वेंट टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑल्सो, एंड तो मैं वायलेंस अगर करता तो मेरे को इंडिया जो है ऐसी जगहों पे, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में क्यों भेजता इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उन्होंने ये सब चीज़ें गवाही, सेंटेंस जब कोर्ट देगी तो इन सब चीज़ों का जो है ध्यान रखते हुए मेरे को देगी। जी, तो अरविंद, ये जो सेक्शंस लगाए गए हैं ये थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए दर्शकों की सहूलियत के लिए और उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये कितने गंभीर आरोप हैं जिनके तहत दोषी करार दिया गया है यासीन मलिक को? देखिए मीमांसा जी, पहले मैं सेक्शन बता देता हूं जो इस मामले में जजमेंट रहा है। उसमें कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 13, 15, 17, 18, 20, 38 और 39, और इसके अलावा आईपीसी के सेक्शन है 120B, 121 और 121A। जो 16 का मैं जिक्र कर रहा था यूएपीए का, वो दरअसल ये कि 15 में डेफिनेशन है उस क्राइम की, और 16 में पनिशमेंट का जिक्र है कि आखिर कितनी पनिशमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर जो सेक्शन 15 की जो सजा का जिक्र किया गया है सेक्शन 16 में, और इसके अलावा जो 121 है यानी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का जो आरोप है, इसमें अधिकतम फांसी की सजा हो सकती है। तो इसी का आधार बता करके एनआईए का ये कहना है कि सीधे तौर पर यह बात साबित हुई है तमाम गवाहों के बयानों के आधार पर और तमाम जो चीजें मिली हैं उसके आधार पर कि पाकिस्तान और उनकी एजेंसियों के हाथों जो फंडिंग हो रही थी उसको लेकर के कश्मीर में जो अलगाववादी ताकतें थी उनके हाथ मजबूत कर रहा था यासीन मलिक, और इसी मकसद से कि कश्मीर को अलग किया जा सके तमाम आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों में उसका हाथ था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के, और ये भी कहा गया जब इस मामले में आरोप तय हुए तो ट्रायल कोर्ट के जज ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसियों और यासीन मलिक का मकसद एक है, वो तमाम हथकंडे अपना रहे हैं कि किस तरीके से फंडिंग के जरिए वहां पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। तो ट्रायल कोर्ट ने जब आरोप तय किए तो जो एनआईए की जो चार्जशीट थी उसमें लगे आरोपों को माना था, इसी आधार पर आरोप तय हुए थे। लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया होती है कि जब आरोप तय हो जाते हैं तो कोर्ट आरोपी से पूछता है कि क्या वो इन आरोपों को स्वीकारता है या फिर मुकदमे का सामना करता है। तो यासीन मलिक ने दिलचस्प तरीके से तमाम जो आरोप लगे थे उनको कबूल लिया और कहा कि वो मुकदमे का सामना नहीं करना चाहता है। लेकिन आज, और यही वजह कि सीधे कोर्ट इस मामले में बजाय मुकदमे के सीधे सजा पर जिरह कर रहा है, लेकिन आज जब कोर्ट में यासीन मलिक को बोलने का मौका मिला तो उसने ये बात की दुहाई दी कि एक वो ये वक्त था जब उसके हाथ में हथियार थे, वो हथियार के साथ लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन पिछले करीब 2 दशक से, 2.5 दशक से उसने हथियार छोड़ करके सक्रिय राजनीति में उसने कदम रखा है, 7 प्राइम मिनिस्टर से वो मिला है, और इस दरमियान कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें उसकी हिंसा की गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगता हो। लेकिन यहाँ पर जो केस है एनआईए का, उसमें यह भी कहा गया है कि जो स्टोन प्लेटिंग के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसके लिए जो फंडिंग हो रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं यासीन मलिक का हाथ है।
तो यासीन मलिक ने फिर बाद में कोर्ट में ये कहा कि कोई हिंसा की बात उसकी की भूमिका में शामिल नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट जो सजा देना चाहे वो उस सजा को कबूल करने के लिए तैयार है। यानी यासीन मलिक एक तरफ से प्लीड गिल्टी कर रहा है, अपराधों को स्वीकारता है, जिसे लेकर सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया था 124A आईपीसी की, उसके तहत भी यासीन मलिक का कन्विक्शन हुआ था। हमारे दर्शकों के लिए वो भी समझना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अपने दर्शकों को हम यह बताना चाहते हैं सजा के ऐलान में थोड़ी देरी है। ये फैसला 4 बजे आएगा, यानी करीब करीब 22-23 मिनट का भी इंतजार और करना पड़ेगा। 3:30 बजे के वक्त की बात पहले की गई थी। जैसा कि बार बार आपको बता रहे हैं दोनों ही पक्षों द्वारा क्या वकीलों ने कहा है। तो जो NIA है वो फांसी की मांग कर रही है, क्योंकि जिन सेक्शंस की बात हम UAPA के तहत कर रहे हैं, फ्रॉम सेक्शन 16, 17, 18, 20 और इसके अलावा सेक्शन 120B